नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूके SSSC का बड़ा फैसला, धांधली की आशंका के चलते 10 परीक्षाएं निरस्त, 3 परीक्षाओं को दोबारा कराने की मिली अनुमति। यूके SSSC की भर्ती परीक्षाओं को निरस्त किए जाने के बाद छात्रों में नाराजगी, बाल मुंडवा कर जताया विरोध। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हुए हादसे का शिकार, दिल्ली से रुड़की लौटते वक्त हुआ कार का एक्सीडेंट, दून के मैक्स अस्पताल में भर्ती, खतरे से बाहर। विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों ने राष्ट्रपति से लगाए इच्छा मृत्यु की गुहार, रोजी रोटी के संकट से परेशान कर्मचारी मांग रहे मौत, 12 दिन से धरना जारी। उत्तराखंड में नए साल के जश्न की तैयारी, 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे बाजार, खानपान की दुकानों के साथ शराब के ठेके भी 24 घंटे खुले रखने का फैसला। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूके SSSC की परीक्षाओं में नकल के मामले में आयोग ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन दरोगा और सचिवालय सचिव रक्षक की परीक्षा दोबारा करने का फैसला लिया है और इस फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है। इन परीक्षाओं में चयनित परीक्षार्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विरोध में बाल मुंडवा कर अपना विरोध भी जता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूके SSSC की भर्ती परीक्षाओं में नकल के बाद आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्नातक परीक्षा स्तरीय, वन दरोगा, सचिवालय रक्षक की परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी, मगर इन परीक्षाओं को दोबारा कराए जाने के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल इन परीक्षाओं में नकल होने की बात सामने आई थी, जिसकी जाँच चल रही है। वहीं कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी दूरसंचार की परीक्षाओं के बारे में भी आयोग ने शासन को पत्र लिखा है और शासन से अनुमति मिलने के बाद ही इन परीक्षाओं को भी दोबारा कराने का फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन GS मर्तोलिया का कहना है कि जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनमें केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकेंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी है। उन्हें केवल एडमिट कार्ड जारी कर परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षाओं में नकल की थी, उन्हें इस बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि तीनों एग्ज़ाम की जो एक सेंटिटी है, पवित्रता है, नहीं बनी। आपने नकल करने की कोशिश की, नकल हुआ और इसलिए इस एग्ज़ाम को हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम को दोबारा कराएंगे हम लोग मार्च में, और एक युवाओं के लिए एक बेहतर ऑप्शन दिया हम लोगों ने। इसमें दोनों चीज़ें हो सकती कि हम एग्ज़ाम कैंसिल करते, नया फ्रेश विज्ञप्ति जारी करते, या फिर हम उनको उसी री एग्ज़ाम उन्हीं बच्चों का करते जो पहले अपियर थे। तो बेहतर ऑप्शन ये था मेरे लिए कि मैं बच्चों को एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरें, फिर ये सब करें, उसके झंझट से दूर होकर के जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो बच्चे दोबारा एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं, और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, नकल में या इसमें जो नाम आए हैं, उनको इसमें परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। वो एक तरफ से नकल अध्यादेश भी हमारा आ रहा है, उसमें दीवार इससे ऐसे कैंडिडेट जो इस तरह से नकल करने की कोशिश करते हैं भविष्य में भी हतोत्साहित होंगे और उनको एक सबक भी होगा, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा होगा जो हम एग्ज़ाम करा रहे हैं। इसलिए मार्च में हम इस एग्ज़ाम को। वहीं आयोग के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो चुका है। इन परीक्षाओं में चयनित परीक्षार्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुंडन कराकर विरोध भी जता रहे हैं। रायपुर स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे युवाओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन कर मुंडन संस्कार करवाया है। अनोखा प्रदर्शन इसलिए किया है कि देवभूमि उत्तराखंड में हम रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इस देवभूमि उत्तराखंड में दानव भी रहते हैं। ऐसे दानव जिनकी वजह से हमारी भर्ती जा रही है, ना उनके नाम सार्वजनिक किए गए हैं, ना हमें पता है। हम कैसे समाज को बताएंगे कि हम लोग साफ सुथरे थे और हम लोग जो पैसे हमने क्या हम कलंकित थे, साफ सुथरे कैसे हम बताएंगे? सरकार ने किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। सरकार ने किस उस पे भर्ती को रद्द किया है? इतने दिनों से क्या सरकार न्यू ईयर का इंतजार कर रही थी, नया तोहफा दे रही थी हमें? यूके SSSC भर्ती घोटाले में धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए न सिर्फ अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला, बल्कि अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और युवाओं से न्याय का वादा भी किया।
मगर अब दोबारा परीक्षा कराने वाले आयोग के इस फैसले का युवा विरोध कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार इन युवाओं के हक में क्या कुछ फैसला लेती है, ये वक्त ही बताएगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना 12वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के देहांत पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इसके बाद कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय न मिलने की स्थिति में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2000 से लेकर अब तक विधानसभा में हुई सभी भर्तियां अवैध है, मगर कार्रवाई सिर्फ 2016 के बाद हुई भर्तियों पर हुई है। ऐसे में बर्खास्त कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। उनकी नौकरी जाने से अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। 100 साल की उम्र में हीराबा ने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई ने हीराबा को मुखाग्नि दी है। 28 दिसंबर को हीराबा की तबीयत बिगड़ने से अहमदाबाद की यूएन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वहीं हीराबा के निधन से उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि मां की वात्सल्य भरी छाव हट जाना अपूर्णीय क्षति है। राज्य में अन्य मंत्रियों ने भी दुख जताया है। वहीं बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हीराबेन मोदी को श्रद्धांजलि दी। आज एक दुखद समाचार यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का सुबह देहांत हो गया। हम सब शोक की इस घड़ी में उनके साथ खड़े। शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए। गनीमत है अब ऋषभ पंत खतरे से बाहर है। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। दिल्ली से रुड़की वापस अपने घर लौटते वक्त नारसन बॉर्डर के पास ये कार हादसा हुआ है, जिसमें ऋषभ पंत की कार भी जलकर राख हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार की सुबह भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का दिल्ली से रुड़की अपने घर लौटते वक्त बड़ा हादसा हुआ। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर ये हादसा हुआ है। उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए। उनका इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों की माने तो ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर है। इस हादसे में उनकी कार भी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। जानकार बताते हैं कि ऋषभ पंत खुद कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले, जिसके बाद कार में आग लग गई। कार में ऋषभ पंत अकेले थे और खुद गाड़ी चला रहे थे। जिस स्थान पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वो ब्लैक स्पॉट है। हादसे का कारण नींद की झपकी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि हादसे के वक्त का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके बाद हादसे की वजह तेज रफ्तार भी बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वाहन दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि उनके इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। उनसे बात कर ली है, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मेडिकल कॉलेज और आयुष्मान कार्ड पर जानकारी ली है। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य में 1800 नए वेलनेस सेंटर खोले जाने की बात कही, जिसमें सीएचओ, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के हर दूरस्थ गाँव में जल्द ही स्वास्थ्य चौपाल भी लगाई जाएंगी। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि दूरस्थ गाँव के हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। इसके अलावा हर ब्लॉक मुख्यालयों में अब डॉक्टरों के लिए आवास भी बनाए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए भी गांव तक खुशियों की सवारी पहुंचेगी। हम 1800 वेलनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। वहाँ पे एक सीएचओ रहेंगे, एएनएम रहेंगे, आशा दीदी रहेंगे और वहाँ पे 2-3 हज़ार आबादी के जो भी गाँव आते हैं उन सब की चेकअप कराया जाएगा। उनको वहीं पे दवाएं दी जाएंगी, डॉक्टरों के लिए आवास बनाए जाएंगे और प्रयास ये है सरकार का कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सेवाएं उनके गांव तक दी जाएं।
और दूसरा हम ये कर रहे हैं कि जनवरी 26 तारीख के बाद हर गांव में जब हमारे CHO 100% आ जाएंगे तो स्वास्थ्य चौपाले भी लगाए जाएंगे, ताकि हर आदमी की वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी कि वो जो है बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि हम हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। वहीं हल्द्वानी पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने खनन व्यवसायियों की हड़ताल पर बयान दिया है। सुबोध उनियाल ने कहा कि रॉयल्टी कम करना राज्य नहीं बल्कि केंद्र का विषय है, जिसके समाधान के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मंत्री ने भरोसा जताया कि जल्द ही खनन व्यवसायियों की मांग पर हल निकाला जाएगा। है निष्ठा, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट है और इसमें केवल अगर आप ये उम्मीद करें कि राज्य सरकार से हो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। गोला के अलावा और नदियों को भी समय सीमा जो पिछले पहले हमें समय मिला था किसी तरह के और समय बढ़े, और चंद्रभागा को भी हमने इसमें जोड़ा कि हम लोगों को समय मिले तो जो हमारी संभावना है राजस्व में लगातार कमी आती जा रही है कि राजस्व वृद्धि किस तरह की जाए, तो उसी के प्रयासों में ये भी एक खनन कारोबारी की चिंता इतनी नहीं है जितनी चिंता आम आदमी को हो रही है और जितनी चिंता राजस्व की है। वहीं इस दौरान मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग एक लंबी प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने बताया कि अक्सर भोजन के अभाव में वन्यजीव आबादी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए अब जंगलों में अधिक फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके लिए कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है। फिर हम लॉन्ग टर्म प्लान में जा रहे हैं, जिस तरह क्योंकि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन जिस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं इसका मतलब यह है कि लगातार भोजन के अभाव में जो वाइल्ड लाइफ है वो जंगल को छोड़ के आबादी तरफ आ रही है। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार ये तय किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पेड़ और उच्च उत्पादकता वाले फलदार पेड़ जंगलों में लगाएंगे, ताकि निकट भविष्य में इनको रोक पाए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म में आप इसको रोक नहीं सकते। और अब बात करते हैं नए साल के जश्न को लेकर। उत्तराखंड में नए साल के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी है। पर्यटन प्रदेश होने की वजह से नए साल पर अन्य राज्य से सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। राज्य में आने वाले सैलानियों के लिए एक खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने पर्यटकों की सहूलियत के लिए राज्य के सभी बाजारों को 30 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 तक 24 घंटे खुले रखने की छूट दी है। खान पान की दुकानों के साथ ही शराब के ठेके भी 24 घंटे खुले रखने का फैसला लिया गया है। वहीं पौड़ी में मौजूद पर्यटन स्थल पर नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। पौड़ी एसएसपी ने सभी क्षेत्र अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नए साल के मौके पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षेत्र अधिकारियों को क्षेत्र में मौजूद ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और बार जहां नए साल का जश्न मनाया जाएगा उनकी लिस्ट तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। अधिकारियों से इसमें बैठक ली गई है और उनको बता दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जितने ये नए साल में जो पर्यटक आते हैं, तो जितने इनके क्षेत्र में जो रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स हैं उनके ओनर्स से एक बार मीटिंग कर लें और जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं उसके संबंध में ज़रूर उनको बता दिया जाए। और जहाँ जहाँ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा लैंसडाउन है जहाँ पर्यटकों की काफ़ी आमद होती है, उसके अलावा जो हमारा यमकेश्वर और लक्ष्मण झूला क्षेत्र है और चिला क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी संख्या में पर्यटकों का आवागमन रहता है, वहाँ पे हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। राज्य का स्वास्थ्य विभाग अपनी खामियों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहता है। बने भी क्यों ना 22 सालों में उत्तराखंड पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाओं का ढर्रा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा सरकारी अस्पताल का है, जहां गर्भवती महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मौजूदा समय में राज्य का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से सतर्कता बरत रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अस्पतालों में अन्य बीमारियों का इलाज ही ना हो। बिना डॉक्टरी जांच के गर्भवती महिला को ये कह दिया जाए कि महिला का बच्चा पेट में उल्टा है। दरअसल ये सभी आरोप एक गर्भवती महिला के परिजनों के हैं। मामला उधम सिंह नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केलाखेड़ा का है, जहां गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया था, मगर अस्पताल में तैनात संविदा स्टाफ नर्स ने महिला का बच्चा पेट में उल्टा बताते हुए उसे बाजपुर के सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
महिला के परिजन उसे अस्पताल के गेट पर लेकर ही पहुंचे थे कि महिला ने अपने बच्चे को वहीं जन्म दे दिया। इस पूरी घटना के बाद लोगों का गुस्सा स्वास्थ्य विभाग पर फूटा और मामले को शांत करने के लिए संविदा स्टाफ नर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। डॉक्टर जायसवाल यहाँ से गई हैं, यहाँ कोई अच्छे डॉक्टर की सुविधा नहीं है, डॉक्टरों को पूरी मनमानी चल रही है। आज घटना ये हुई कि सुबह एक पीड़िता जिसको डिलीवरी होने वाली थी ना, वो यहाँ अस्पताल पर दिखाने के लिए आई। तो यहाँ पर कोई निधि नाम की नर्स हैं या एनएम हैं, जो भी हैं, उन्होंने उसको देखा और बोली कि भाई ये डिलीवरी तेरा बच्चा उल्टा है और अभी कई दिन लगेंगे, 4-5 दिन का टाइम है, इसमें तू चली जाए यहाँ से। उसको ढंग से देखा नहीं और वो तड़प रही थी, बोला मेरे बहुत पेन हो रहा है। उसने उसके पैर पकड़े मैडम के, लेकिन उस मैडम को कोई रहम तरस नहीं आया और उसने उसको धक्का देके यहाँ से भगा दिया। मामले में भले ही कार्रवाई हो गई हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं देने की बात कही जाती है, वो सभी दावे धरातल पर कब नजर आएंगे और सरकारी अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारी कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। बाजपुर से रेणु शर्मा की रिपोर्ट। वहीं रामनगर में रामदत्त जोशी चिकित्सालय के बाहर आशा वर्कर्स ने महिला चिकित्सक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने आरोप लगाया कि अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक गर्भवती महिलाओं को ये कहकर वापस लौटा रहे हैं कि वो अपना इलाज आशा वर्कर्स से कराए। मामले में अब आशा वर्कर्स महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही है। महिला चिकित्सक के खिलाफ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं क्योंकि महिला चिकित्सक के द्वारा आशाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है और उनसे जैसे हम लोग अपने अपने क्षेत्र से गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर लाते हैं, उनको भेजते हैं यहाँ इलाज के लिए। अगर वो गर्भवती महिला ये कह दे रही है यहाँ कि हमको आशा ने भेजा है, तो उनका पर्चा वापस कर दिया जा रहा है। उनसे कह दिया जा रहा है कि आप अपना इलाज अपनी आशा से करवाओ। क्या इस महिला चिकित्सक को ये पता नहीं है कि आशाओं की नियुक्ति केवल गर्भवती महिलाओं को प्रेरित करने के लिए किया गया है, उनकी नियुक्ति हुई है। वहीं उत्तराखंड में प्री एक्टिव सिम बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। एसटीएफ एसएसपी ने ये निर्देश टेलीकॉम विभाग के अफसरों के साथ बैठक करने के बाद अधिकारियों को दिए हैं। एसटीएफ एसएसपी ने बताया कि गोपनीय रणनीति बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए जा सकते हैं। फर्जी आईडी, आधार कार्ड के माध्यम से सिम बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी रणनीति बनाई गई है। देखिए, एक डीओटी के साथ में हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी जिसमें कई सारी इश्यूज़ जो कि साइबर फ्रॉड के केसेस या अन्य केसेस आते हैं, जिसमें कि कई बार पता चलता है कि जो सिम जो यूज़ कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं हो रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर सिम इशू हो जाती है कई बार। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ थे जो हाईलाइट किए हैं और इसको आगे डीओटी अपने लेवल पर टेकअप करेंगे। वहीं लक्सर में बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले भर्ती सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि गिरोह लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा लालच दिया करते थे। युवाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए नामी होटल में इंटरव्यू के नाम पर बुलाया भी करते थे और उनसे लाखों रुपए की डिमांड करते थे। रकम मिल जाने के बाद लोक सेवा आयोग और UKSSC के तहत अन्य विभागों से संबंधित नौकरियों के फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया करते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के सेंटर से ठगी में इस्तेमाल की जा रही सभी चीजों को जब्त कर लिया है। उसमें जो है कुछ 10% विभागीय कोटा होता है उसको कहकर, और उसमें डायरेक्ट नियुक्ति होगी इंटरव्यू के बाद, ऐसे कह के काफ़ी सारे युवकों को युवतियों को ठगा जा रहा था। चूँकि उसमें नियुक्ति की डेट जो थी वो कभी 5 महीने 6 महीने बाद होती थी। इस कारण से जब परीक्षार्थी वहाँ पहुँचता था उसे लगता था कि वहाँ उसकी नियुक्ति नहीं मिली है, तो भी उससे अन्य एक्स्ट्रा पैसे लेकर अन्य विभाग में कराने की बात कहकर उसका विभिन्न होटलों में इंटरव्यू कराया जाता था, जिसमें एक गैंग पूरा शामिल था। और उस इंटरव्यू में ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता था कि उस विभाग का कोई अधिकारी आया है, चूँकि वो उनके पास विभिन्न तरह की गाड़ियाँ थी जो बरामद हुई, 3 गाड़ियाँ।
वही खटीमा कृषि मंडी समिति ने ई नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मंडी समिति के व्यापारियों को ई नाम पोर्टल पर काम कैसे किया जाए इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही ई नाम प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले सभी व्यापारियों को सम्मानित भी किया गया। मंडी समिति के चेयरमैन नंदन सिंह खड़ायत ने बताया कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर तमाम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। साथ ही इससे व्यापारियों को कार्य करने में सुविधा भी होगी और लेबर कॉस्ट भी बचेगी। संचालित इनाम जो योजना है उसके तहत यहाँ पर कार्यक्रम किया गया और क्षेत्रीय किसानों को, व्यापारियों को इनाम के माध्यम से क्या क्या सुविधा उनको प्राप्त हो सकती है और क्या क्या लाभ उनको हो सकता है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई। क्योंकि सरकार द्वारा बार बार किसानों के बीच में ये बात कही जा रही है कि किसानों की आय वो दुगनी करेंगे, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत यदि किसान इसमें सम्मिलित हों, व्यापारी इसमें सम्मिलित हों, तो उन्हें कई प्रकार की जो है सुविधाएं इसमें प्राप्त होती है, कई प्रकार की मार्केट इसमें प्राप्त होती है। उत्तराखंड के अंदर अभी 16 मंडियां जो है इनाम के माध्यम से जो है कार्य कर रही हैं। वही भगवानपुर में इस समय खनन माफिया खुलकर खनन का खेल खेल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं कि कितनी मिट्टी उठाने का परमिशन है, कितनी जेसीबी और डंपर खनन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि मीडिया कर्मियों को झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी तक दे रहे हैं। दरअसल पिछले काफी दिनों से भगवानपुर के दरियापुर दयालपुर गांव से परमिशन की आड़ में खनन माफिया खुलकर धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। खनन माफियों के हौसले इतने बुलंद है कि कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को धमकी तक दे रहे हैं। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों ने कवरेज के दौरान पूरी वारदात को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। जब इस बाबत खनन अधिकारी प्रदीप कुमार से बात की गई तो उन्होंने टीम भेजकर इसकी जांच करने की बात कही। इसके साथ ही भगवानपुर तहसीलदार ने बताया कि परमिशन से अधिक जो खनन हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरियापुर में मिट्टी के जो खनन की है वो परमिशन मिली हुई है, उस परमिशन पर ही जो है उस तरह का कार्य किया जा रहा है। अभी आपकी द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई कि उससे ज़्यादा उन्होंने मिट्टी उठा ली है, तो संबंधित टीम को मैंने आपके ही सामने फ़ोन कर अवगत करा दिया है कि कल उसकी डिटेल में विस्तृत एक जांच रिपोर्ट और पैमाइश कर दें और जो भी उसमें रिपोर्ट में निकल कर आएगा उच्च अधिकारियों को उससे अवगत करा दिया जाएगा। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। यूके SSS का बड़ा फैसला। धांधली की आशंका के चलते 10 परीक्षाएं निरस्त, 3 परीक्षाओं को दोबारा कराने की मिली अनुमति। यूके SSS की भर्ती परीक्षाओं को निरस्त किए जाने के बाद छात्रों में नाराजगी, बाल मुंडवा कर जताया विरोध। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हुए हादसे का शिकार। दिल्ली से रुड़की लौटते वक्त हुआ कार का एक्सीडेंट। दून के मैक्स अस्पताल में भर्ती, खतरे से बाहर। विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों ने राष्ट्रपति से लगाए इच्छा मृत्यु की गुहार। रोजी रोटी के संकट से परेशान कर्मचारी मांग रहे मौत। 12 दिन से धरना जारी। और उत्तराखंड में नए साल के जश्न की तैयारी। 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे बाजार। खान पान की दुकानों के साथ शराब के ठेके भी 24 घंटे खुले रखने का फैसला।